जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही सलामत होंगे। तो SSC GD मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू की हुई थी, आज उसी का मॉक नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, ए बॉय buys a toy car for ₹650 and sell it for $750. Find its gain percentage। ओके, देखो हमारा CP कितना है और SP कितना है। ठीक है, तो हमारा CP कितना है 650, SP कितना है 750। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 100 का, कितने पे 650 पे। तो अगर हम ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 13 20, सो 2 इंटू में 100/13। देखो इसकी जो वैल्यू होती है, it is around something this will be 7 point, you can say that 5 समथिंग होती है। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये जो है 14 से तो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये अराउंड समथिंग 15.38 के % जाएगा। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Next we have given that if the volume of a cylindrical pillar is given like that and the covered surface area is this one, find the total surface area। ठीक है, देखो हमें गिवन है वॉल्यूम कितनी गिवन है 924। वहीं हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इट इज गिवन एज 264 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया से तो ज़्यादा ही होगा, ये तो पक्की बात है। और इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे 184 और 164, ये दोनों इससे छोटे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। रही बात हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड की। सो अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर हम की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो देखो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, वॉल्यूम होती है πr²h। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें किसको, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, एंड इट विल बी 924/264। ठीक है, तो H से H कैंसिल, R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड इट विल बी, ठीक है। सो अगर हम R की वैल्यू निकालें, R यहाँ से कितना आएगा 7 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया R, अभी हम निकालेंगे इसका H। ठीक है, तो 2πrh इट इज़ गिवन एज 264, 2 इंटू में 22/7, R इज 7, H वी हैव टू कैलकुलेट इज दिस, सो इट विल बी 264 एंड आई थिंक 12 एंड इट इज 6, तो H विल कम आउट टू बी 6। okay, sorry, H will come out to be 6. Now what if I have to calculate is the TSA। अगर हम 264 में, पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 2πrh प्लस में 2πr²। ठीक है, देखो आंसर पाई की टर्म में, तो पाई हम ले लेते हैं कॉमन और एक r भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2h 2 भी ले ही लेते हैं, H प्लस में R। ठीक है, तो देखो इट विल कम आउट टू बी 2π, R इट इज़ गिवन एज 7, ओके, एंड H प्लस R, H इज हमारे पास 6 है और R हमारे पास 7 है। यहाँ से 6 और 7 13 का मल्टीपल देख लेते हैं। 13 का मल्टीपल आई थिंक वी हैव ऑप्शन नंबर 1, सो option number 1 will be the correct answer of the given question, which is 182 pi meter square। okay,
So it was your second question. Now next we have question number that Rashmi bought 50 books at the rate of 80 each, 46 pen at the rate of 60 and 60 pencil at the rate of 30. Okay, calculate the average price of the all the stationery goods. Okay, देखो सिंपल सी बात है, हम इसको करते हैं डेविएशन मेथड से। ठीक है, डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम निकलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल नंबर कितना है। टोटल नंबर हमारे पास कितना है, टोटल नंबर कितना है, पहले देख लेंगे क्या क्या खरीदा है। बुक्स खरीदी है, पेन खरीदे, और हमारे पास क्या खरीदा इसने, पेंसिल। ये पेंसिल है। ठीक है, तो 50 बुक्स खरीदी हैं, 40 पेन खरीदे हैं और 60 पेंसिल खरीदी। ठीक है, इनका हम रेशो लेते हैं, कितना आएगा, 25, 23 और 30। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक पे 80 रुपये लगाए हैं, यहाँ पे 60 रुपये लगाए हैं, और यहाँ पे कितने रुपये लगाए हैं, 30 रुपये लगाए हैं। देखो, अगर हमें कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम इन तीनों में से कुछ भी मान लें। ठीक है, जो एवरेज प्राइस हमारे पास निकल के आएगा वो हम कुछ भी मान लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन को आसान करने, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका टेबल किसी किसी को याद होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा एवरेज प्राइस है वो 60 है। ठीक है, अब टोटल डेविएशन हम करेंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना था, पर ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और 20 कितने पे ज़्यादा है, 25 पे। तो टोटल डेविएशन हमारी कितनी होगी। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 60 है तो ये भी 60 होना था, पर ये कितना है, ये हमारे पास 30 कम है, और 30 कम कितने पे है, 30 पे। तो ये माइनस में जाएगा, 30 इंटू में 30, और ये जितनी भी डेविएशन है, टोटल डेविएशन को हम इसमें बांट देंगे, कितने में, इन सब में। तो 25 + 23 48, 48 और 30 78 विल बी द टोटल। ओके, देखो, तो ये 60 हुआ, और ये कितना हुआ, 500, ये 900, ठीक है, और ये 78। सो इट विल बी 60, और ये कितना होगा, 400 माइनस में 78। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि अगर मैं इसको 80 मान लेता हूँ तो ये 5 चला जाएगा, तो इट विल कम अराउंड 55। ओके, नाउ we have only one option which is near to 55, that is 54.87, that is 54.87। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और ऑप्शन से भी अगर हम खेलेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो इट वाज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, your next question is that if the simple interest on a certain sum of money 6% per annum for 2 years is this one, okay, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate compounded annually। देखो, सबसे पहली बात, जो SI होता है वो हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, अगर 6% गिवन है, ठीक है, 6% गिवन है 2 साल के लिए, तो टोटल SI हमारे पास कितना आएगा, 12%, और उसी 12% की वैल्यू इन्होंने गिवन है 1800। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो 100% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 15,000 रुपये क्या आएगा हमारे पास, सम आएगा। क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमें, सेम सम, सेम पीरियड और फॉर द सेम रेट। ठीक है, तो देखो, अब मैं देखूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव पे निकलता है, कि अगर मान लो कि पहला 6% था, दूसरे साल भी 6% था, तो 12.36। ओके, सो ये परसेंट हमारा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है 15,000, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमने निकालना है। तो देखो, 15 × 12 180, 15 गुना, अगर हम इसको, चलो मैं इसको हटा देता हूँ,
इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो 15 गुणा 12 180, तो सम कितना आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 1854 रुपीज़। सॉरी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 15 और 12, अगर मैं इसको नेगलेक्ट भी करता हूँ 36 को, तो 15 इंटू 12 विल कम आउट टू बी 180, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 180 से ज़्यादा है, विच इज़ गिवन इज दैट 185.4। तो इट विल बी अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम लिमिट होता है और ये कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस में ही क्वेश्चन को निकाल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल कंसेप्ट क्या कहता है, मान लो एक ए नंबर है हमारे पास गिवन है 500, बी हमारे पास गिवन है 8000, बट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी मतलब रूट ए इंटू बी में बी। सो आई थिंक इट विल बी 500 इंटू में 8000, दैट 4 इंटू में 10 raised to power 5, 3 2 5 और 1 6। सो इट विल कम आउट टू बी 2000 will be the mean proportional of the given numbers. Next we have next question, which is given that the average age of 2 children in a family is 12 years. Okay, so what will be the sum of these 2 children? Sum will be 24 years. Next, the average age of father, mother and 2 children. Father plus में mother plus में 2 children. 2 children total कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर। इट इज़ गिवन एज 30, ठीक है। तो फादर प्लस में मदर और 2 चिल्ड्रन का सम हमारे पास कितना है, 24 ईयर्स, एंड इट विल बी 120। ओके, बट वी हैव टू कैलकुलेट इज एफ और एम। एफ प्लस में एम कितना होगा, 120, ये यहाँ से माइनस होगा तो इट विल कम आउट टू बी 96। और एफ माइनस एम क्वेश्चन में गिवन कितना है, 4। हमें निकालेंगे फादर की एज। फादर की एज क्या होगी, 96 प्लस में 4 डिवाइड बाय में 2, एंड इट विल बी 50 ईयर्स। इट विल बी 50 ईयर्स। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट a man walks from P to Q. Man walks from P to Q at the speed of 10 km per hour, but comes back from Q to P at 12 km per hour. Find its average speed. Okay, देखो 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, P और Q, ठीक है। P और Q ये कितने की स्पीड से जाता है, एक मैन है यहाँ से जाता है कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस कितने से आता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या बोलती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास पता नहीं है, पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने की है, पहले P से Q गया, हमने माना x, Q से P आया, हमने मान लिया 2x, ठीक है। तो x कितने की स्पीड से गया, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से, और x वापस कितने की है, ऐसे 12, क्योंकि ये क्या है, टाइम टेकन। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 2x अपॉन में एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे, 120 ले लेते हैं। सो 120 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 10 22, x से x होगा कैंसिल, और ये 11। सो द एवरेज स्पीड विल बी 120 अपॉन में 11, विच वी कैन गेट दैट 10 × 10⁻11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट देयर इज अ टावर ऑफ 10 मीटर बिटवीन पैरेलल रोड्स, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर दिस वन, ओके, हाउ फार द रोड फ्रॉम ईच अदर। तो देखो इसने क्या गिवन है, इसने गिवन है कि दो पैरेलल टावर खड़े हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, और उसके बीच में खड़ी है एक रोड, हमारी रोड खड़ी है, उसके बीच में हमारी क्या खड़ी है, रोड खड़ी है, ठीक है, और ये कितनी गिवन है, 10 मीटर लंबी थी। और इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रोड। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये मान लो ये हमारी, मैं एक पैरेलल प्लेन खींच लेता हूँ, तो ये जो होगा ना, ये वाला एंगल होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वाला एंगल क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी हमारा सेम होगा। तो एक तरफ किसने कितना गिवन है, 45 गिवन है, सेम इसी तरह ये तो थीटा गिवन है, यहाँ पे भी 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो देखो अगर ये वैल्यू 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो 1045 हमारा कितना होता है, 1045 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1, मतलब पी अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रेशो में होते हैं। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। तो एक साइड की लेंथ तो हमारे पास निकल के आ गई 10 मीटर। नेक्स्ट ये देखो 1030 क्या होता है, 1030 होता है 1/√3 पी अपॉन में बी, ठीक है। सो देखो परपेंडिकुलर बोला है, सो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना यूनिट होगा, 10√3। सो एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 मीटर। सो √3 की कितनी होगी, 10√3 मीटर। सो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आया है वो 10√3। तो इसने बोला है कि टोटल कितना डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, 10√3 प्लस 10 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी √3 प्लस में 1, एंड √3 की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1.73, सो इट विल कम आउट टू बी 10 इंटू में 2.73, ओके। सो इट विल बी 27 upon में √3 or 27.332, you can say that 32 meter will be the correct answer of the given question. Okay, after that we have our next question. Sorry for the interruption guys. It is given that if a train runs with the speed of 90 km/h, it reaches its destination by 12 minutes, okay. But if the speed is 100 km/h, it is late by 2 minutes, okay. The correct time to the train to cover its journey in minutes, okay। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार समझा चुका हूँ कि देखो जैसे डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये इन दोनों का जो चेंज होगा ना वो हमेशा इन्वर्स रेशो में चेंज होगा। तो देखो कि पहले अगर हम स्पीड की बात करें, पहले स्पीड हमारे पास 90 थी, अब हमारे पास 100 है। सो स्पीड का रेशो कितना है, 9:10। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो कितना होगा, 10:9, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। बट इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट कि अगर ये 90 किलोमीटर/h की स्पीड से चलता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है। मान लो कि ये मेरे को टाइम है कि मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, मतलब ये मेरा रियल टाइम है जो मेरे को लगता है पहुँचने में, पर 90 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 12 मिनट लेट जाते हैं, ठीक है। तो ये 12 मिनट में लिख देता हूँ, ठीक है। पर अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि तो अगर ये 1 यूनिट है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 10 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 मिनट्स। 100 मिनट्स, ये 100 मिनट्स का कहाँ किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 मिनट क्या है, 100 मिनट फार्मूला, 100 मिनट कब निकल के आया, जब हम 90 की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है। पर इसने बोला है कि करेक्ट टाइम कितना है, तो करेक्ट टाइम कितना है वो, क्योंकि ये जो है 12 मिनट ज़्यादा है, ये जो टाइम हमारे पास निकल के आया है ये 12 मिनट ज़्यादा है। तो जो रियल टाइम होगा वो हमारा इससे 12 मिनट कम होगा, वो आएगा हमारे पास 88 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट we have last question for today is that the efficiency of A and B to do a work is in the ratio of 3:5. Working together they can complete the work in 30 days. Okay, in how many days A alone will complete that work? ठीक है। तो देखो सेम एलसीएम डायग्राम अगर हम बनाते हैं इसका, वेट ए मिनट, अगर हम इसका एलसीएम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो एफिशिएंसी गिवन है और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं ये 30 डेज, ठीक है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या निकल के आएगी, 30 डेज के लिए इन्होंने काम किया और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 यूनिट। सो इट विल बी 240 यूनिट्स ऑफ वर्क। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज ए की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क कितना है 240 यूनिट। सो इट विल टेक 80 days to complete the work. Okay, so thank you guys, this was your last question for today mock test. Thank you.